सभी का फिर से स्वागत है। कल वाली क्लास जो हुई है उस क्लास में हम लोगों ने अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55 के बारे में पढ़ा, किस तरीके से राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। अनुच्छेद 55 के आधार पर राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणी पद्धति से गुप्त मतदान से होता है। ये कल हमने समझने का प्रयास किया था, उसको आज हम प्रायोगिक तौर पर बहुत ही सरल तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। इससे सीधे प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन इससे आपकी एक समझ विकसित होगी जिसका प्रयोग आप भारत के संविधान और राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति को समझने में करेंगे। ठीक है। किसी भी लोकसभा राज्यसभा के सांसद को अगर वोट करना है तो उनका वोटिंग दिल्ली में होगा, लेकिन किसी राज्य के विधायक को अगर वोट करना है तो उसके लिए निर्वाचन आयोग को आपको 10 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है। सूचना के बाद ही आपकी व्यवस्था हो सकती है वहां, अन्यथा कोई भी विधायक अपने राज्य की राजधानी में ही वोट करेगा। जब वोट की बात आएगी तो हर कैंडिडेट्स को एक बैलेट पत्र दिया जाएगा। उस बैलेट पत्र में आपको प्रेफरेंस डालना पड़ेगा। 1, 2, 3 अलग अलग कलर के पेन दिए जाएंगे, लाल, हरा, नीला। उस प्रेफरेंस में जिस कैंडिडेट्स को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, इलेक्ट करना चाहते हैं, उसे आप 1 देंगे। आपकी नजर में सबसे जो कम योग्य उम्मीदवार होगा उसे, अगर मान लीजिए 3 कैंडिडेट खड़े तो उसे आप 3 देंगे, और जो सेकंड नंबर योग्य उम्मीदवार है सेकंड देंगे। 1, 2, 3 करके आपको प्रेफरेंस देना पड़ेगा। आप ठप्पा नहीं लगा सकते, या ईवीएम पे कोई आप मशीन में बटन नहीं दबा सकते। ठीक है। कागज और पेन का काम आपको यहां करना पड़ेगा। पीले कलर का और गुलाबी कलर का, जो सांसद होते हैं उनको गुलाबी कलर का बैलेट पत्र दिया जाता है, और जो विधायक होते हैं उनको पीले कलर का बैलेट पत्र दिया जाता है। मैं समझाने के उद्देश्य से एक मैंने यहाँ पर एक फॉर्म ऐसा हल्का सा बनाया है। बैलेट पत्र की स्थितियां अलग होती हैं, आपकी समझ विकसित हो सके इसलिए मैंने इसको सेटअप किया। यहाँ कोई भी एक व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित तभी होगा जब उसे 50% प्लस वोट मिल जाए। जैसे मान लिया जाए कि राज्यसभा का एक सांसद है, 3 कैंडिडेट्स खड़े हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। यहां पे उदाहरण के तौर पर लोकसभा सांसद है। लोकसभा सांसद ने कैंडिडेट्स ए को वोट दिया है, तो यहां पर लोकसभा के एक सांसद का मत मूल्य अगर 708 या 6 है तो अपन 708 या 706 ले लेते हैं। एमपी के एक विधायक वोटिंग मूल्य 160 है, तो मैं यहाँ 160 ले लेता हूँ। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए एवरेज बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं है। अच्छी पुस्तक या गूगल में आपको एग्जैक्ट डाटा हर विधायक और सांसदों का मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ के एक विधायक का वोटिंग मूल्य अगर मान लिया जाए 100 है तो इनके खाते में 100 चला जाएगा। हरियाणा के एक विधायक का वोटिंग मूल्य अगर 120 है तो 120 इनके खाते में चला जाएगा, और आंध्र प्रदेश से एक विधायक वोटिंग मूल्य अगर 140 है तो 140 इनके खाते में चला जाएगा। इस तरीके से सारे वोट को काउंट किया जाएगा। मान लिया जाए कि सभी लोगों के मत मूल्य 10 लाख हैं, तो कम से कम 5 लाख एक वोट जिस कैंडिडेट्स को मिलेगा वही कैंडिडेट्स राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो जाता है। इस उदाहरण में अगर मान लिया जाए कि कैंडिडेट्स ए को 5 लाख से अधिक वोट मिल गया तो राष्ट्रपति के रूप में सीधे निर्वाचित हो जाएंगे। अगर किसी भी कैंडिडेट्स को 50% प्लस वोट नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में दूसरे चरण की मतगणना करनी पड़ती है, द्वितीय चरण की मतगणना करनी पड़ेगी। दूसरे चरण की मतगणना का तात्पर्य क्या है? दूसरे चरण की मतगणना का तात्पर्य है, क्या किया जाएगा, ये देखा जाएगा ध्यान रखिएगा, ये देखा जाएगा कि कितना कितना परसेंट वोट मिला। मान लेता हूं समझाने के लिए कि पहले कैंडिडेट्स को, यहां पे ध्यान रखिएगा, जो पहले कैंडिडेट्स हैं उनको 40% वोट मिला, दूसरे कैंडिडेट्स को 35% वोट मिला, और तीसरे कैंडिडेट को 25% वोट मिला। जिस कैंडिडेट्स को सबसे कम वोट मिला है उनके वोट को ट्रांसफर किया जाएगा। किनको ट्रांसफर किया जाएगा? उनको ट्रांसफर किया जाएगा जिनको उन्होंने सेकंड नंबर प्रेफरेंस दिया है। इस उदाहरण के हिसाब से हम समझेंगे तो देखिएगा, छत्तीसगढ़ के इस विधायक की नजर में सेकंड योग्य उम्मीदवार, अब देखिए इसमें सबसे कम वोट मिला है 25% सी को, तो सी के वोट ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। किनको ट्रांसफर किए जाएंगे?
सी को जिन लोगों ने चुना था, 1 नंबर दिया था, उन लोगों ने सेकंड नंबर किनको दिया था उनको ट्रांसफर किया जाएंगे। जैसे सेकंड चरण की मतगणना होगी तो छत्तीसगढ़ के विधायक ने सी को चुना था, तो इन्होंने सेकंड नंबर इनको चुना था, तो 100 वोट सेकंड चरण में इनको दे दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 100 वोट क्या किया जाएगा, इनको दे दिया जाएगा। हरियाणा के इस विधायक ने 120 जिनका वोटिंग मूल्य है इनको प्रेफरेंस दिया था, तो इनके वोट सेकंड चरण की मतगणना में इनको दे दिए जाएंगे। उसके बाद अब 2 ही कैंडिडेट्स बचे। इस 2 कैंडिडेट्स के दरमियान आप देखिएगा, जब सेकंड चरण की मतगणना होगी तो सेकंड चरण की मतगणना में निश्चित तौर पर कोई ना कोई एक तो जीतेगा। तो जिस व्यक्ति को 50% प्लस वोट मिलेगा वही व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होगा। इसे हम कहते हैं सेकंड चरण की मतगणना। अगर मान लिया जाए कि फैसला सेकंड चरण की मतगणना से नहीं निकलता है तो फिर तीसरे चरण की मतगणना करनी पड़ेगी, चौथे चरण की मतगणना करनी पड़ेगी, 5वें चरण की मतगणना करनी पड़ेगी। इस मतगणना की प्रक्रिया को तब तक हमको लेकर चलना पड़ेगा जब तक कि किसी एक व्यक्ति को 50% वोट नहीं मिल जाए। इस बात की संभावना कब हो सकती है, जब बहुत अधिक कैंडिडेट्स खड़े हों वोट में और वोट जो है वहां अगर डिवाइड हो जा रहा है। अभी मैं समझाऊंगा कि ऐसा सिर्फ एक बार हुआ है जहां द्वितीय चरण की मतगणना करनी पड़ी। मान लिया जाए उदाहरण के तौर पर कि 10 कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, अब वोट बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो द्वितीय चरण की मतगणना में 10वें व्यक्ति को जिन लोगों ने चुना है उन लोगों के वोट ट्रांसफर हो जाएंगे उन लोगों को जिन लोगों को उन्होंने सेकंड प्रेफरेंस दिया है। अगर फिर भी एक आदमी को नहीं मिला वोट तो फिर अगले चरण की मतगणना करनी पड़ेगी। इस प्रक्रिया को दोहराते रहना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहां क्या हो रहा है, एक व्यक्ति के वोट को, जैसे हमने यहां तीसरे व्यक्ति के वोट को एक आदमी को ट्रांसफर किया, इसे ही कहते हैं एकल संक्रमणी पद्धति। संक्रमित हो गया, वोट ट्रांसफर हो गया, लेकिन किसको हुआ, सबको हुआ क्या, नहीं, कोरोना थोड़ी है, किसी एक को हुआ, किसी एक पर्सन को हुआ, इसलिए एकल संक्रमणी पद्धति कहा जाता है। मतदान पूरी तरह से गुप्त होगा, वोटिंग आप वोट किस व्यक्ति को दे रहे हो इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन नहीं देना है। हाँ, राज्यसभा का जब चुनाव आप पढ़ेंगे तब समझेंगे कि वहां पर 2006 के बाद से 2003 या 2006 के बाद से वहां परिस्थितियां बदल चुकी हैं, वहां गुप्त मतदान की जगह खुला मतदान हो रहा है। इसकी चर्चा हम राज्यसभा वाले क्लास में करेंगे। ठीक है, तो अब इस उदाहरण के हिसाब से आप समझ चुके होंगे कि किस तरीके से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। भारतीय संविधान के इतिहास में सिर्फ एक बार ही ऐसा हुआ है कि सेकेंड चरण की मतगणना करनी पड़ी। 1969 में जब वीवी गिरी खड़े हुए थे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, जिनको इंदिरा गांधी का समर्थन प्राप्त था, इसकी भी पूरी लंबी चौड़ी कहानी है, और अपोजिट में नीलम संजीव रेड्डी खड़े हुए थे कांग्रेस की तरफ से। तो नीलम संजीव रेड्डी और वीवी गिरी के बीच में जो मुकाबला हुआ था 1969 के राष्ट्रपति चुनाव के दरमियान, वही एक काल ऐसा था जहां सेकेंड चरण की मतगणना करनी पड़ी। और सेकेंड चरण की मतगणना में एक रिकॉर्ड बना। रिकॉर्ड क्या बना, 49.8 और 50.2। ध्यान रखिएगा इस चीज को, यहाँ पे एक रिकॉर्ड बना था। रिकॉर्ड यह था 49.8% वोट मिला सेकेंड चरण की मतगणना के बाद। किसे मिला, नीलम संजीव रेड्डी को, और वीवी गिरी को मिला वराह वेंकट गिरी। आप छत्तीसगढ़ का जब स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ेंगे तो उड़ीसा के मजदूर आंदोलन के नेता जो ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा जारी किए गए 36 दिन की हड़ताल में छत्तीसगढ़ भी आए थे, वही वीवी गिरी, वराह वेंकट गिरी। ठीक है, तो 50.2% वोट प्राप्त करके वीवी गिरी राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होते हैं। तो यहाँ 2 रिकॉर्ड बनता है, सबसे कम वोटों के अंतर से जीत प्राप्त करने वाले व्यक्ति वीवी गिरी, ऐसे राष्ट्रपति जिनके काल में सेकेंड चरण की मतगणना करनी पड़ी वो वीवी गिरी। ठीक है, और यहाँ पर एक बात और भी है, इस क्वेश्चन को परीक्षा में पूछा भी गया था। राष्ट्रपति का जब निर्वाचन पूरा हो जाएगा तो राष्ट्रपति के निर्वाचन को 30 दिन के भीतर में आप चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। 30 दिन के भीतर में अगर आप
इस बात को लेकर के चैलेंज कर सकते हैं कि जो निर्वाचन की प्रक्रिया है वो सही तरीके से नहीं हुई। निर्वाचन की वैधता को लेकर के सवाल खड़े किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन पर अगर सवालिया निशान लगाए जाएंगे तो उसका निराकरण केवल सुप्रीम कोर्ट में होगा, किसी दूसरे कोर्ट में नहीं होगा। यहाँ पर कहा जाता है कि 1969 के इस चुनाव में वीवी गिरी ने नीलम संजीव रेड्डी के चरित्र पर लांछन लगाए थे, ऐसा कहा जाता है कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से। और उसी बात को बेसिक बना करके इस चुनाव की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में जब वीवी गिरी पहुंचते हैं तो वो उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलते हैं, इसलिए वो साफ बरी हो जाते हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन आपको जानने को मिलेगा, इस क्वेश्चन को सीजीपीएससी ने पूछा भी था, इनमें से कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं, एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट का सामना करना पड़ा? तो आंसर आएगा वीवी गिरी। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो ये किसी भी राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था है, किस तरीके से राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार। हर एक व्यक्ति का जो वोट मूल्य है जनसंख्या के अनुपात में होने के कारण हर व्यक्ति का वोट मूल्य बराबर आंका जाता है, इसलिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व कहा जाता है। 10 लाख जनसंख्या 1 लाख जनसंख्या पर वोटिंग मूल्य अगर 100 है तो 2 लाख जनसंख्या पे 200 होगा। समझिए इस चीज को, 1 लाख की जनसंख्या वोटिंग मूल्य अगर 100 है तो 2 लाख की जनसंख्या पे 200 होगा। तो रेशियो हम निकालेंगे तो बराबर आएगा। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणी पद्धति, ये हमने समझा, से गुप्त मतदान से होगा। मतदान हमेशा क्या होगा? गुप्त होगा, ओपन नहीं कर सकते। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। इस श्रृंखला को हम जरूर आगे बढ़ाएंगे और सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो अगर आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आपके हमेशा की तरह आपके सकारात्मक सुझावों का स्वागत रहेगा। एडीओ की कक्षाएं आरंभ हो रही हैं बहुत जल्दी, बहुत ही कम मूल्य पर, से सूचना आपको दे दी जाएगी और साथ ही साथ हम लोग कोशिश करेंगे कि उसकी फ्री क्लास भी, पंचायती राज और दूसरे जो क्लासेस हैं वो यूट्यूब पर अवेलेबल होगा। मैं ये संविधान की जो क्लास चल रही है वो संविधान की क्लास केवल एडीओ के लिए नहीं, बल्कि आने वाले व्यापम, सीजीपीएससी, शिक्षक भर्ती, एसएससी, रेलवे, हर भर्ती परीक्षा के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। इस श्रृंखला को हम आगे कंटिन्यू जारी रखेंगे। आपका प्यार हमेशा ऐसा मिलता रहेगा। सभी को थैंक यू।